हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सभी लोग ग्रुप डी के 2018 के सभी शिफ्टों को डिटेल से साइंस और स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपसे सारे के सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में 2018 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज ही बहुत मज़ा आने वाला है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो पहला है निष्क्रिय तत्व, दूसरा ऑप्शन है उपधातु, तीसरा है धातु और चौथा है आपका आधातु। तो कौन आपका तीनों रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आधातु। ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आधातु। क्यों होता है देखते हैं हम इसको। तो देखो मित्रों, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपका जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके सभी इसमें आपके द्रव भी रहेंगे, द्रव भी रहते हैं, ठोस भी रहेंगे और गैस भी रहते हैं। ठीक है ना, द्रव भी रहेगा, ठोस भी रहेगा और गैस भी रहता है। गैस आपका जो है जैसे अगर हम गैस की बात करें तो गैस में आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया, क्लोरीन है, आर्गन है, रेडान है, ये सब क्या सारे हैं, ये सब आपके गैस हैं। ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें ठोस का, तो आपका जो है ठोस, इसमें आपका कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सेलेनियम है, आयोडीन, ये सब सारे क्या हैं, ये सब आपके ठोस हैं। ठीक है ना, ये सब क्या हैं, ठोस हैं। ठीक है। अगर हम गैस की अगर तरल की बात करें तो आपका अधातुओं में एकमात्र तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है ब्रोमीन। क्या है मित्रों, ब्रोमीन है। ठीक है ना, ये एकमात्र अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की, तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, इसमें द्रव भी रहेगा, ठोस भी रहेगा और गैस भी रहेगा। ठीक है ना। जबकि आपके जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, इसमें आपका केवल ठोस और द्रव रहता है। ठीक है ना, गैस नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है ना, किसके अलावा, हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। क्या क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती जी किस मिशन के संस्थापक थे। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दूसरा है आर्य समाज, तीसरा है प्रार्थना समाज और चौथा है चिन्मय मिशन। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। किस समाज की, आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे, या किए थे 1875 ईस्वी में। कहाँ पर, बम्बई में। कहाँ पर मित्रों, बम्बई में इसका स्थापना किए थे। ठीक है ना। और ये जो है मथुरा के एक स्वामी थे जिनका नाम है बिरजानंद, इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने इस समाज की स्थापना किए थे। ठीक है ना। अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना मेनली राजा राम मोहन राव जी ने किया था, राजा राम मोहन राव ने किया था। प्लस इनके साथ जो है द्वारकानाथ टैगोर भी थे। कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर भी थे। ठीक है ना, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है। और ये कब हुआ था इसकी स्थापना, तो आप बताएंगे 1828 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1828 ईस्वी में। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो आप बताएंगे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन। कौन किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है ना, केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय प्लस द्वारकानाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका ऑप्शन में जैसे प्रार्थना समाज पूछा जाए, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कौन किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इनके साथ कौन कौन थे, इनके साथ महादेव गोविंद रानाडे थे, जो कि 1867 में इसकी स्थापना किया गया था, वो भी बम्बई में। ठीक है मित्रों, कहाँ हुआ था, बम्बई में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है। तो आपको बताना है कौन सा जानवर ऐसा है जो पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है। पहला है ऑप्शन शार्क,
बी आपका पतंगा, सी आपका हाथी है और डी आपका पार्पोइसेस है। तो पार्पोइसेस में आपको चारों ऑप्शन में बताना है कौन जो पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है। तो पराध्वनिक उत्पन्न करने वाले जीव जंतुओं का अगर नाम बताएं तो आप याद रखिएगा, डॉल्फिन है, ठीक है, डॉल्फिन हो गया, और उसके बाद चमगादड़ हो गया, चमगादड़, और आपका इसके अलावा आप याद रखेंगे पारपोइसेस भी है, यानी कि पारपोइसेस भी आपका इसी में आता है। ये पारपोइसेस जो है एक प्रकार से डॉल्फिन की तरह दिखने वाला जलीय जीव है जो कि स्तनधारी है, ठीक है ना। कैसा है? स्तनधारी है। आप इसको याद रखना, स्तनधारी जानवर है ये आपका जो है जलीय जीव है। ये भी आपका जल में रहता है, डॉल्फिन की जैसा ही दिखाई देता है, पारपोइसेस, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पराध्वनिक उत्पन्न करता है, जैसे डॉल्फिन उत्पन्न करती है, चमगादड़ भी उत्पन्न करते हैं, और आपके ऐसे व्हेल भी हैं, और स्मॉथ एनिमल है, एक आपका आयल बर्ड भी है। ये सभी क्या हैं? ये पराध्वनिक उत्पन्न करने वाले जंतु हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो हमेशा अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन की कितना होता है? 8। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1:8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा पुरस्कार है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो श्रमिकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पहला ऑप्शन क्या है इसका? श्रम पुरस्कार। दूसरा क्या है? कृषि पुरस्कार। तीसरा क्या है? आप बताएंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। और चौथा क्या है? पद्म पुरस्कार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों श्रम पुरस्कार, ठीक है ना। तो श्रम पुरस्कार किसको दिया जाता है? श्रमिकों को दिया जाता है, ठीक है ना। अगला आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम पुरस्कार। अगर हम कृषि पुरस्कार की बात करें तो विश्व में जो सबसे उच्च कृषि पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है अमेरिका में, वो दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। क्या दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ठीक है ना। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ये क्या थे? ये जो हैं विश्व कृषि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो भी विश्व में। भारत में कौन है हरित क्रांति के जनक? तो आप बताएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कृषि के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार क्या है तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, जो कि अमेरिका में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल के कोच जो होते हैं, यानी जो सिखाते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार को किसे दिया जाता है? दिया जाता है कोचों को और प्रशिक्षकों को जो आप किसी भी खेल के होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब की गई थी आप याद रखना, 1900 कब की गई थी? 1900 आपका 85 में किया गया था, ठीक है ना। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार भारत में 1954 से दिए जा रहे हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1954 से। इसमें 3 पुरस्कार आते हैं। सबसे पहला आता है भारत रत्न। क्या आता है मित्रों? भारत रत्न आता है। और उसके बाद आपका पद्म विभूषण, और उसके बाद पद्म भूषण, और आपका तीसरा आपका है पद्म श्री, ठीक है ना। तो सबसे उच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। दूसरे नंबर पर क्या है? पद्म विभूषण है। तीसरे नंबर पर क्या है? पद्म भूषण है। और चौथे नंबर पर पद्म श्री है, ठीक है ना मित्रों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल श्रम पुरस्कार इसमें दिया जाता है। इन बातों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो आप याद रखना इसके कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं, ठीक है ना। कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 18 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। ऑप्शन आपके दिए हैं, आप इसको न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, आप इसको करने का प्रयास करिए।
तो इसको दोस्तों कैसे किया जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है W बराबर होता है VQ। W बराबर क्या होता है, VQ होता है, यानी कि विभवांतर गुणे आवेश होता है, यानी कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश होता है। तो क्या क्या दिया है इसका मान रख लेंगे हम। तो आप देखेंगे विभवांतर कितना दिया है 18 और आवेश कितना दिया है 4 कूलाम। तो इसको 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18 चौके 72 आ जाएगा, यानी 72 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के तीसरे नियम को बताता है। तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, उसमें से तीसरा नियम कौन सा है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। अगला ऑप्शन क्या है, जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, तेज गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे ले जाता है। और तीसरा क्या है, रॉकेट लॉन्च करना। तो मित्रों न्यूटन का गति विषय का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, यदि किसी वस्तु पर जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स आपको प्रतिक्रिया के रूप में भी मिलेगा। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये आपका रॉकेट लॉन्च करना इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, क्या है, रॉकेट लॉन्च करना इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट ये में पीछे फ्यूल लगा होता है, जब ये फ्यूल इधर से जलता है तो धक्का दिया जाता है, इसको धक्का मिलता है तो जितना ही प्रेशर नीचे को लगाएगा उतना ही तेज़ी से आपका जो है रॉकेट ऊपर को जाता है। ठीक है ना, तो यह रॉकेट लॉन्च करा कैसी क्रिया हो जाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। और इसके अलावा अगर हम ऑप्शन की बात करें दूसरे, जो तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे कर ले जाता है, तो ये न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है। जो दूसरा नियम क्या है, F बराबर ma। ठीक है ना, F बराबर ma है। ठीक है, और अगर हम बी वाले ऑप्शन की बात करें तो क्या लिखा है, जब बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये आपका न्यूटन का पहला नियम है। कौन सा नियम है, पहला नियम है। कैसा नियम है, इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है ना, जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका नियम क्या है, जब कोई वस्तु यदि गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना काम करे। ठीक है ना, तो हो जाता है न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, रॉकेट लॉन्च करना फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो आपको बताना निम्न जंतु में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबूतर। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कबूतर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, कबूतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से गर्म रक्त वाले होते हैं, कौन कौन से ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। तो देखो मित्रों, वार्म ब्लडेड में कौन कौन से जानवर आएंगे, जितने मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं वो सभी वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म रक्त वाले आएंगे। और जितने भी बर्ड्स हैं, जो भी बर्ड्स हैं, जितने भी चिड़िया हैं, वो सभी भी आपकी वार्म ब्लडेड आपके जीव हो जाएंगे। ठीक है, तो कबूतर भी क्या है, एक आपका पक्षी है। और पक्षी कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो ये भी आपका जो है गर्म रक्त वाला हो जाएगा जानवर। ठीक है ना, पक्षी हो जाएगा। अगला अगर कोल्ड ब्लडेड की बात करें तो जैसे फिश हैं, जितने भी फिश हैं आपकी, ये सभी क्या है, कोल्ड ब्लडेड हैं। रेप्टाइल्स मतलब जितने भी सरीसृप हैं, इनके भी आपके जो हैं कोल्ड ब्लडेड हैं। और एम्फीबियंस जितने भी उभयचर हैं, उनके भी रक्त कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है ना, तो इन बातों को याद रखना दोस्तों। वार्म ब्लडेड वाले कौन से होते हैं, तो आप याद रखिएगा, ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर का ताप जो है बाहरी वातावरण के अनुसार चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, बाहरी वातावरण के अनुसार चेंज नहीं होता। जैसे हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो सदैव 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चाहे ठंडी हो या फिर चाहे गर्मी हो, उतना सामान्य ताप रहना चाहिए। और जो आपके
कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका तापमान उसी वातावरण के अनुसार चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कबूतर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पक्षी है और पक्षी क्या होते हैं आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है। तो आपको बताना है जो निषेचित अंडा होता है कहाँ पर जाकर के समाविष्ट हो जाता है और वहीं से जो है इसका प्रक्रिया आगे होने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय, ठीक है ना। गर्भाशय इसका परम सत्य आंसर होगा। ये जो है यहाँ पर जो युग्मज है, युग्मज को आप कई नाम से जान सकते हैं, जैसे युग्मनज है, गैमिट है, जाइगोसाइट है, ऐसे भी कहा जाता है, इसकी इतने नाम है, ठीक है ना, याद रखना, युग्मनज, गैमिट या जाइगोसाइट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ भ्रूण के रूप में यह विकसित होता है कहाँ पर, गर्भाशय में, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन से तत्वों का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो आपको बताना है कौन से ऐसे तत्व हैं जो जिनका रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम से लिया गया है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है आयरन और चौथा आपका क्या है कार्बन है। तो आपको बताना है कौन सा रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम से लिया गया है। तो देखो दोस्तों, एल्यूमिनियम को तो एल्यूमिनियम ही लिखा जाता है, ठीक है ना, और क्लोरीन को आप जो है क्लोरीन लिखते हैं, आयरन को आप जो देखो, उसके बाद कार्बन का देखो, कार्बन का कार्बन ही लिखते हैं, ठीक है ना, कार्बन से मिलकर ये बना है। तो आयरन को लेकिन क्या, आयरन को लिखते हैं आई, ठीक है ना, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है, इसका लैटिन नाम है फेरम। क्या है मित्रों, फेरम है, ठीक है ना। तो इसका लैटिन नाम क्या है, फेरम है। तो ये फेरम लैटिन नाम से जो है ला करके आयरन इसका नाम दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो है आयरन आपका एक रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, ठीक है। बाकी सभी एल्यूमिनियम वगैरह सब जो है ऐसे ही इसी के नाम से आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनेमा के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है। तो आपको बताना है ऑस्कर का आयोजन किस देश में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। कहाँ पर होता है, यूएसए में किया जाता है, ठीक है ना। ऑस्कर का आयोजन कहाँ होता है, यूएसए में किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकताएं कितनी होती हैं। तो आपको बताना है सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकताएं कितनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर याद करना, ये होता है आपका 1 या 2 या 3, ठीक है ना। विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकताएं कितनी होती हैं, 1 होती हैं या 2 होती हैं या फिर 3 होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है राज्यसभा, ऑप्शन है अगला लोकसभा, ऑप्शन है आपका उच्चतम न्यायालय और इनमें से कोई नहीं। या तो आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। एक आपके हैं राष्ट्रपति, कौन है, राष्ट्रपति हैं, और राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, लोकसभा, ठीक है। आप इन तीनों को याद रखना, ये संसद के अंग हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 80, ठीक है ना। आर्टिकल कितना है, अनुच्छेद 80 है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा आपका अनुच्छेद 81 में है। अगर हम संसद की बात करें तो संसद आपका जो है अनुच्छेद नंबर 79 में दिया गया, ठीक है ना, इसका बात कहा गया है। तो संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, तो संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। इसे अपर हाउस कहा जाता है। और लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, तो संसद का उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है, ठीक है ना मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। यानी निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में लंबी है सबसे ज़्यादा। आपको बताना है
तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ठीक है। कनाडा देश की जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है। कनाडा किसका हिस्सा है आप बताएंगे, आपका उत्तरी महाद्वीप का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। तो अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है कौन, कनाडा। तो कनाडा की सीमा जो है सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हमारे ये प्रश्न, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।